तो सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका स्वागत। आज जी। 31 दिसंबर 2025 है। 2025 का लास्ट डे है हाँ जी। और बुधवार है। और जी। बुधवार है तो हमारा थ्योरी ऑफ सेपरेशन चलेगा भाई। जी। और थ्योरी ऑफ सेपरेशन में हमारा ये डॉक्टर प्रफुल्ल सर के द्वारा दिया गया लिटरेचर है। इसमें 7वां चैप्टर चल रहा है जो केसेस हैं, और हमारे 3 केस हो गए थे भाई। और पेज नंबर आज कौन सा है? पेज नंबर है 10। मजे की बात यह है कि नए साल पे कल हम ऑर्गेनॉन पढ़ेंगे शुरुआत ही दिन से। हाँ, क्या बात है। बहुत अच्छी बात है, भगवान का जी। कृपा है सब। तो 101 पे हम केस नंबर 4 करेंगे आज। मास्टर चिन्मय, एज्ड 4.5 years, हम्म। कम विद वायलेंट कफ सिंस एज 1.5 year, that is for last 3 years. Aggravate हम्म। forearm, aggravate sleep during हम्म। waking him from sleep with redness of face and suffocated feeling. हम्म। The child woke up due to sheer loudness of cough. हम्म। Started after hepatitis B vaccination. हम्म। Initially, the cough was periodic, aggravate every month, and but after having treated with allopathy as well as homeopathy, it had got aggravated and become daily nocturnal cough. हम्म। This spasmodic cough or croup was sometimes associated with a sudden unexpected rise of temperature coming हम्म। on at night. हम्म। Appetite had reduced over last 1 year or so, and he had lost weight drastically. हम्म। Another physical complaint which had started after the vaccination was loose stools with offensive flatus and loss of appetite. हम्म। Voice was hoarse और हैवी। जी। तो ये हिस्ट्री बच्चा लेके आया। बड़े सर जी। ने हेडिंग डाला कि नेचर ऑफ चाइल्ड देखते हैं। नेचर ऑफ चाइल्ड में कह रहे हैं लव्स टू प्ले इन मड एंड डर्ट, कैन डू एनीथिंग इन मड, लाइक टू रोल एंड क्राउल एंड प्ले इन मडी वाटर when very happy, or even rolls obstinately in muddy floor when lost his temper. हम्म। Throws temper tantrum and rolls on the floor. Whenever he sits on a seat, he involuntarily falls down on the floor. हम्म। He is very shabby and dirty. हम्म। Any good clothes he wears, after a few minutes you will find the clothes dirtied. ब्रैकेट में कह रहे हम्म। परवर्टेड एंड डिस्ट्रक्टिव सिम्प्लिटिक मेंटेलिटी इसमें झलक रही है सब। हम्म। एंगर वाज वेरी वायलेंट एंड सो वाज हिज लव। एंगर वेरी वायलेंट एंड सो वाज हिज लव। हम्म। Besides rolling on the floor, on floors, his anger would make him kill insects ruthlessly or tear or throw away book and valuable things. हम्म। फ्लोर पर रोल करने की जगह गुस्से में वो इंसेक्ट्स को मारता बुरी तरह से, कुचल देता है उनको वो एक तरह से, और किताबों को फाड़ देता है और वैल्यूएबल थिंग्स को हम्म। बिगाड़ देता। जी। इवन हिज लव वाज वायलेंट, वो हम्म। वायलेंसी को प्यार करता। ही वुड एम्ब्रेस हिज मदर सो वायलेंटली दैट शी वुड बी ऑलमोस्ट सफोकेटेड। अपनी माँ से हम्म। ऐसे चिपकता जबकि उसका दम सही घोट देता आके। ही हम्म। डिमॉन्स्ट्रेटेड हिज लव बाय पिंचिंग हर चीक्स एंड हर्टिंग हर। अपना प्यार वो दिखाता है उसके गालों को नोच के और उसको चोट पहुंचा के, इसलिए वो वायलेंट को लव करता है एक तरह से। एंगर हम्म। वाज प्रेसिपिटेटेड सडनली। एनीथिंग ही सजेस्टेड which was contradicted, like wanting to watch a particular TV channel, he would straight away get up and throw anything like a vase on the person's face, or give a box on the face, not bothering to see how
द पर्सन वाज। अगर उसको कोई कंट्राडिक्ट करता है तो सीधे मारता है चेहरे पे, और ये भी नहीं देखता कि बंदा कौन है। लव टू वॉच वायलेंट एक्शन मूवीज। वायलेंट एक्शन मूवी को देखना पसंद करता है, और जो फोर्सफुली किसी को लव करता है तो इसका मतलब वो लव फॉर लव ऑफ वायलेंस, तो वायलेंस है उसके अंदर। ये तो वो हो रहा है कबीर मूवी के शाहिद कपूर। बट इसको हाँ ये भी लव भी वायलेंट है। हाँ, मतलब वो ऐसा डिस्पोजिशन है जो वायलेंसी को लेकर के वायलेंसी हाँ पसंद करता है। कई लोग होते हैं ना, बाइक चलाते रैशली, किसी ने कुछ कह दिया तो एकदम लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। वो खेलेंगे तो वायलेंटली, प्यार करेंगे तो वायलेंटली, लड़ेंगे तो वायलेंटली, कुछ भी करेंगे तो वायलेंटली। कबीर सिंह बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिए भाई आपने। अमित शर्मा आपने शायद देखी हो तो शाहिद कपूर की, वो लव फॉर वायलेंसी में है, बल्कि जबकि वो सर्जन है उसके बावजूद। तो हर हरकत में दिखेगा बचपन से ही। अगला पॉइंट कह रहे हैं, एक्सट्रीमली रेस्टलेस चाइल्ड कुड हार्डली सिट इन वन प्लेस, मेमोरी वाज शार्प एंड द पेरेंट्स सेड ही पिक्ड अप थिंग्स वेरी फास्ट। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, फियरलेसनेस वाज मार्क्ड, he would jump from any height, swings, steps of ladder, never cautious about getting hurt. But once he was hurt, he will take care of that injury immediately by applying ointments, etc. वैसे तो फियरलेस है, वैसे तो कहीं से कूदते ऊंचाई से, स्विंग से, स्टेप्स ऑफ लैडर से उसे सावधानी नहीं लेता, लेकिन जब एक बार चोट लग गई तो तत्काल ही उसे वो मलहम भी लगाता है। उसको लेकर के हीडलेस नहीं है। ग्रेट लव फॉर एनिमल्स, एक्सट्रीमली क्रेजी अबाउट हॉर्सेज, ही हैज 1, 2 of animals at home. He has forced his parents to keep a horse, dogs, cats, ostrich, hens, rabbits, turtle, a deer, or a cow, and now wants them to keep a tiger. क्या बात है, जानवरों से इतना प्यार करता है कि घर के अंदर उसने फोर्स करता है कि आप घोड़ा भी लाओ, कुत्ता भी लाओ, बिल्ली भी लाओ, स्ट्रिच, हैंस, रैबिट्स, टर्टल, डियर, काउ, और अब तो भाई वो कह रहा है कि टाइगर भी लेके आओ। वेरी अफेक्शनेट टुवर्ड्स बिगर एनिमल्स एंड वेरी क्रूअल टुवर्ड्स इंसेक्ट। बिगर एनिमल्स के लिए उसका अफेक्शन है, और इंसेक्ट्स को वो मारता है, बहुत पूरी तरह क्रूअल है। He feeds all the animals by himself, अपने हाथ से खिलाता है सबको। Horses fascinate him, even on sitting on a swing used a gesture as if riding a horse. अगर झूले पे भी कोई झूलता है तो ऐसे लगता है जैसे घोड़े को चला रहा हो, ऐसे एक जेस्चर देता है, और घोड़े के प्रति बहुत ही ज्यादा फैसिनेट है वो। नेक्स्ट पॉइंट है, इगोइस्टिक है, सॉरी वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन हिज डिक्शनरी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं, हिट विद हेड, very moody, he will listen to parents only when his moods allow, usually does exactly opposite what he is told. पेरेंट्स को केवल तभी सुनता है जब उसका मूड होता है, नहीं तो वो एग्जैक्टली अपोजिट ही करता है जो वो कहते हैं उसका उनका। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं, हैबिट ऑफ पुटिंग कॉलर इन माउथ, ब्रैगर्ट एंड ए लायर। ब्रैगर्ट और लायर भी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं, द मोर ही इज प्रेज्ड बेटर इज हिज आउटपुट, जितनी तारीफ करो उतना ही अच्छा आउटपुट देता है। थिंग्स ही इज इंटरेस्टेड इन ही डज फास्ट, एंड व्हाट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन ही विल डू इट स्लोली। जो इच्छा वाली चीज है उनमें फास्ट करता है काम, जिसको इच्छा नहीं है उन्हें बहुत धीरे धीरे करता है। नॉट मच इंटरेस्टेड इन म्यूजिक बट वांट्स म्यूजिक ऑन कंटिन्यूअसली इन द कार। लो जी, म्यूजिक में इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन कार में हमेशा चलता रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं, समटाइम्स टेल्स मदर टू सिंग विद रूम क्लोज्ड एंड डांसेस अलोन फॉर आवर्स, विल नेवर डांस इन फ्रंट ऑफ अदर एट ऑल। व्हाई? क्यों? ही डज नॉट वांट टू पीपल टू क्रिटिसाइज हिम, इसलिए नहीं करता सबके सामने डांस के कहीं उसे लोग क्रिटिसाइज ना करें। If anybody criticized him
or said bad about him, he would be so hurt that he would roll on the floor, kicking, weeping, shrieking, and screaming. His sensitivity was marked not only towards himself but also towards his pets, with all his destructive anger and sensitivity. All this destructive anger and sensitivity. He is very restless, high strung. He started easily on being called suddenly or due to loud noise. आसानी से चौंक जाता है अगर उसे सडनली कुछ कहा जाए या आवाज आए जोर की. He was also kind hearted, as mother put it. He could not bear to hear about cruelty to animals, or could not see a man or animal dying even in movies. मूवी में भी कोई व्यक्ति मरे या कोई एनिमल मरे वो भी नहीं देख सकता और ना ही बर्दाश्त कर सकता क्रूरलिटी एनिमल्स के लिए. जॉन अब्राहम बहुत प्यार करते हैं जानवरों से हमारे. हाँ जी, मूवी में भी है. हाँ. पर्सनल हिस्ट्री बंदे की है. एपेटाइट डिपेंड्स अपॉन मूड्स. ही माइट फील हंग्री सडनली और नॉट एट ऑल फॉर डेज. या तो कई दिन तक नहीं खाएगा या फिर बहुत सडनली हंग्री फील करता है, इसलिए मूड पे डिपेंड करती है भूख. थर्स्ट ऑन हायर साइड. लव्स कर्ड्स, सूप्स, स्वीट्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम. बोवल्स कह रहे हैं नो कॉन्स्टिपेशन, नाउ कॉन्स्टिपेशन, अब कॉन्स्टिपेशन है. स्लीप को कह रहे हैं लेस बट रिफ्रेशिंग, वेक्स अप फ्रेश. लेस है लेकिन रिफ्रेशिंग है, जल्दी जग जाता है. ड्रीम्स कोई नहीं है. अब ओरिजिन, ड्यूरेशन, प्रोग्रेस, ओडीपी. वेरी गुड. और ओडीपी, ओपीडी आउटडोर पेशेंट, ओडीपी है ओरिजिन, ड्यूरेशन, प्रोग्रेस. जर्नी ऑफ डिजीज कैसे है, जर्नी ऑफ डिजीज को ऐसे लेते हैं. ओरिजिन कहाँ हुआ, ड्यूरेशन का कितना और प्रोग्रेस कैसे कैसे करा. तो इसमें पॉइंट दे रखे हैं. कह रहे हैं पहला पॉइंट, आफ्टर फर्स्ट वैक्सीन एट एज ऑफ 1 year द चाइल्ड डेवलप्ड माइल्ड रैश ऑन फेस ट्रीटेड विद लोकल ऑइंटमेंट. 1 साल का था, वैक्सीन लगी पहली, बच्चे को रैश हुए चेहरे पे जिसको ऑइंटमेंट से ट्रीट करा गया. दूसरा इंफॉर्मेशन मिली, देयर आफ्टर माइल्ड कफ स्टार्टेड, उसके बाद कफ स्टार्ट हुई. फिर दूसरी वैक्सीनेशन लगी हेपेटाइटिस की, जिसके बाद लूज मोशन हुए. सेकेंड वैक्सीनेशन ऑफ हेपेटाइटिस वाज गिवन विच वाज फॉलोड बाय लूज मोशन. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मिली, लूज मोशंस वर ट्रीटेड विद सम लोकल होम्योपैथिक रेमेडीज एंड वॉइस स्टार्टेड बिकमिंग होर्स ऑफ एंड ऑन. लो जी, लूज मोशन जब लोकल होम्योपैथिक रेमेडी से ठीक करा तो उसकी आवाज जो है वो होर्स हो रहने लगी, यदा कदा. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी, आफ्टर द थर्ड वैक्सीनेशन एट 1.5 years ऑफ एज वॉइस बिकम कंप्लीटली हॉर्स. तीसरी वैक्सीनेशन के बाद जब 1.5 साल का था, वॉइस पूरी तरह से हॉर्स हो गई. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, दिस वाज फॉलोड बाय सीवियर वायलेंट स्पाज्मोडिक कफिंग विच वाज फर्स्ट पीरियोडिक एंड लेटर आफ्टर ट्रीटमेंट बिकम ए डेली अफेयर. और उसके बाद तो भैया अमित स्पाज्मोडिक कफ का शिकार हो गया बच्चा, वायलेंट, सीवियर वायलेंट, और पहले तो वो पीरियोडिक थी और फिर जो है वो डेली का अफेयर बन गया, रोज रोज की आदत बन गई खांसी की. फिर तो इस तरह से इसका ओरिजिन हुआ. कह रहे हैं आगे, इन द अबव केस डिजीज इनिशिएटेड और प्रेसिपिटेटेड बाय वैक्सीन, फर्स्ट लेयर इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्ब्ड इम्यूनिटी एक्सप्रेस इटसेल्फ, ट्रेवल्ड एज इन्फ्लेमेशन, सोरा मतलब, फ्रॉम स्किन टू म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ फेरिंग्स एंड ट्रैकिया. स्किन से गई म्यूकस मेम्ब्रेन, फेरिंग्स और ट्रैकिया पे, जिससे खांसी हुई. फर्दर गो टू जीआईटी. In the intestine, the inflammation gave soreness and sensitiveness. सोरिक मैनिफेस्टेशन जब आया इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन के बाद,
सोरनेस एंड सेंसिटिवनेस के साथ करें टू गिव राइज टू डायरिया, उससे डायरिया हुआ। सेकेंड लेयर है एंडोडर्म। फ्रॉम हेयर द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस ऑफ सोरा ट्रेवल्ड टू थर्ड लेयर दैट इज कनेक्टिव टिश्यू लेयर एंड अफेक्टेड द लैरिंजियल कार्टिलेज। और डायरिया के बाद सीधे लैरिंग्स में गई ये सोरा, और वहां पर थर्ड लेयर में कनेक्टिव टिश्यू जो लैरिंजियल कार्टिलेज है उनको अफेक्ट करा जा करके। बिल्कुल। इस तरह से ये फर्स्ट टू थर्ड पहुंची बात। दिस हॉर्सनेस वुड come and go since the laryngeal cords were now and then irritated and inflamed by whatever irritant like cold air, cold water, dust, pollution, etc. हॉर्सनेस जो है कई तक आई और गई ऐसे रहती थी। जब लैरिंजियल कॉर्ड्स जो है वो इरिटेट होती थी तभी आती थी और इन्फ्लेम्ड होती थी, भले चाहे वो हवा से हो, ठंडे पानी से हो, ठंडी हवा से हो, डस्ट से, पॉल्यूशन से हो। दिस वाज ए सोरिक स्टेट ऑफ हॉर्सनेस, ये सोरिक स्टेट ऑफ हॉर्सनेस है। एज इज वेल नोन एवरी इरिटेशन इज फॉलोड बाय इंड्यूरेशन और थिकनिंग। जैसे हम सभी जानते हैं कि हर एक इरिटेशन के बाद वहां पर इंड्यूरेशन या थिकनिंग आएगा, यानी कि सोरा के बाद साइकोसिस आएगी। एफोरिज्म नंबर 74 में बता रखा है। When the thickening or induration occurs, the inflammatory stage is over, that is sora stage is over, and growth stage, that is psychosis stage start. Thus, sora or inflammatory manifestation in a particular cell, tissue or organ, ब्रैकेट में कह रहे हैं here the laryngeal cartilage or vocal cords, पॉइंट कुछ दे रखे थे। After having warned the person often by dynamic symptoms, that is changeable, reversible symptoms, now decides to settle permanently in that organ in the form of growth or induration, which we call as psychosis. क्या बात है, मतलब इंसान को वार्न करते हुए डायनेमिक सिम्टम्स के थ्रू, चेंजेबल और रिवर्सेबल सिम्टम्स जब तक थे, अब बॉडी ने डिसाइड कर लिया कि सेटल करो परमानेंटली इसको किसी ऑर्गन में, ग्रोथ के रूप में, इंड्यूरेशन के रूप में, और जब ऐसा हो जाता है तो इसको कहते हैं अब ये हो गया साइकोटिक डिफेंस सेटल। इससे पहले सोरोसाइकोसिस था, फिजियोलॉजिकल। दिस इज डेंजरस स्टेज वेयर द इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट शोइंग वेरियस साइन फीचर्स। This is dangerous stage where the individual's constitution start showing various signs, ब्रैकेट में कह रहे हैं, that is increase in weight, rounding of previously sharp। ये भाई डेंजरस स्टेज है जब ये संकेत दिखने लगे कि बंदे का वेट गेन होने लगा अचानक, मतलब इन्फ्लेमेशन के बाद, और राउंडिंग होने लगे पहले जो शार्प फीचर्स थे, फीचर जैसे कि नोज, आईज, contours of face, etc. Dullness, slowness, deceitfulness, hiding tendency, vanity, etc. start manifesting in behavior and attitudes। और साथ में जब ये साइकोसिस सेटल हो रहा है तो उधर मेंटल लेवल पे डलनेस आ जाएगी, स्लोनेस आने लगेगी, डिसीटफुल हो जाएगा बंदा, हाइडिंग टेंडेंसी आएगी, अब छुपा रहा, पहले नहीं छुपाता था बातें या चीजें, माँ बाप की शिकायत रहेगी, वैनिटी एटसेट्रा, और ये उसके बिहेवियर में और एटीट्यूड में बदलाव आने लगेंगे। परफॉर्मेंस इन स्कूल इज अफेक्टेड, एनी एक्सरसाइज बिकम लेबोरियस एंड ए यंग एक्टिव बॉय मे आल्सो डेवलप डिस्निया, ए प्रिलिमिनरी हाइपरटेंसिव सिम्टम। किसी भी अब देखो मजे की बात, अब जब ये तो सब साइकोसिस था, लेकिन जब अब आगे थोड़ी सी एक्सरसाइज से परिश्रम करने पर अगर ये यंग बंदा, यंग बच्चा भी अगर उसको सांस फूलने लगा तो समझ लो अब प्राइमरी हाइपरटेंशन की तरफ आ रहा है, वो फोर्थ लेयर की तरफ। दिस स्टेज इज ट्रेवल फ्रॉम सोरा टू साइकोसिस। इन द अबव केस द वॉइस बिकम परमानेंटली होर्स ड्यू टू इंड्यूरेशन और नोड्स आफ्टर थर्ड वैक्सीनेशन। ऐसे हुआ। फिर फिफ्थ स्टेज जो और इसकी ड्यूरेशन की प्रोग्रेस की है वो ये ऐसे रही
ट्रेवल फ्रॉम साइकोसिस टू सिफिलिस। अब पांचवा स्टेप बढ़ेगा साइकोसिस से सिफिलिस की तरफ। बिल्कुल। द हॉर्सनेस हैड नाउ बिकम परमानेंट। एक बात, इट वाज ट्रीटेड विद डिफरेंट मेडिसिन विद नो अवेल। नाउ द इन्फ्लेमेशन ऑन द कार्टिलेज वाज साइकोटिक इन्फ्लेमेशन। अब कार्टिलेज पे ये साइकोटिक इन्फ्लेमेशन है। The advent of violent, out of proportion, devastating coughing bouts was an indication that the disease was threatening to progress from psychosis to syphilis. अब ये violent, out of proportion, devastating कफ का होना, झटकों में बाउट्स आना, इस बात का इंडिकेशन है कि ये अब ये थ्रेटनिंग हो रही है और अब ये साइकोसिस से सिफिलिस की तरफ बढ़ेगा। मियाज्म और पैथोलॉजी, सिफिलिस इज डिस्ट्रक्शन, परवर्जन, एबनॉर्मल डिस्टॉर्शन। अब सिफिलिस को हम जानते हैं अलग अलग रूप में, एग्जैजरेशन, डिस्ट्रक्शन, परवर्जन, हिस्टीरिया, है ना, ऐसे करके 7 जो सिफिलिस है। लेकिन अब कह रहे हैं कि सिफिलिस डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है या परवर्जन, एबनॉर्मल डिस्टॉर्शन। ऑर्डिनरी ब्रोंकाइटिस और सोरिक ब्रोंकाइटिस डज नॉट गिव वायलेंट कफ विच अफेक्टेड द होल इकोनॉमी। ऑर्डिनरी ब्रोंकाइटिस या सोरिक ब्रोंकाइटिस जो है वायलेंट कफ नहीं देती हैं, जो कि पूरी इकोनॉमी को हिला के रख दे, प्रभावित कर दे। पीरियोडिकल मंथली कफ वाज प्री सिफिलिटिक स्टेज। पीरियोडिक अगर मंथली कफ आ रही है तो ये प्री सिफिलिटिक स्टेज है, सिफिलिस में अभी नहीं जा रहा है, लेकिन नहीं पहुंचा, लेकिन अब जा सकता है। वेयर डिजीज वाज थ्रेटनिंग टू ट्रेवल फ्रॉम साइकोसिस टू सिफिलिस, और ये वो स्टेज होती है हर महीने खांसी होती है कि अब साइकोसिस से सिफिलिस में एंट्री कर रहा है ऑर्गेनिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन। द मोर द कफ वाज सप्रेस्ड विद एलोपैथी एंड पार्शियली इंडिकेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन, द मोर विगरसली इट बूमरंज्ड BOOM बेटा बस बूमरैंग एक डिवाइस वो होता है ना, जो ऐसे फेंकते हैं तो घूम के वापस अपने पास आता है। अच्छा, बूमरैंग यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ एक्शन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वंस द सिफिलिटिक कफ सेट इन, दैट इज कमिंग ऑन ओनली एट नाइट। क्या बात है, अब ये खांसी आते जाते अब ये रात को रहने लगी, तो समझ लो सिफिलिटिक कफ अब सेट हो गई। A violence filled coughing bout giving rise to suffocative spasm. The child started on other destructive traits like loss of weight, nature becoming unduly harsh, obstinate and cruel. अब जब ये सिफिलिटिक कफ के रूप में सेट हो गई तो एक तो वायलेंस फील्ड कफिंग बाउट आएंगे सफोकेटिंग स्पाज्म के साथ, और बच्चे के अंदर दूसरे डिस्ट्रक्टिव ट्रेट नजर आने लगेंगे, यानी कि वजन कम होने लगा तो सिफिलिटिक, नेचर अनड्यूली हार्श हो गई बिना किसी कारण के ही, बहुत ज्यादा गुस्से वाला होने लगा, तो ऑब्स्टिनेसी बढ़ना बहुत ज्यादा, क्रुअलिटी की तरफ और ज्यादा हो जाना, ये समझ लो ये सिफिलिटिक हो गया बच्चा। एनालिसिस पे आ गए सर। एनालिसिस में कह रहे हैं at the onset so many remedies came to our mind. At the onset बहुत सारी रेमेडी हमारे दिमाग में आई। The destructiveness, restlessness, dancing, eating, indigestible clothes points to Tarantula hispanica. The revolting, angry, restless with indifference to reprimands point to Mercury. The love for animal with hatred, destructiveness and restless may point to Midorinum. बड़े सर कह रहे हैं if one want to can easily fit in any remedy to prove and point, since most of the remedies have larger number of symptoms. Sometimes as strong symptoms like love for horses is stressed so far that credibility breaks. There are cock and bull stories framed to arrive at conclusions, which have started making homeopathy a part of Aesop's fables.
अब लबलवा बात का ये है कि जो ये मोटी मोटी बात सुन के जो मेडिसिन को लाने लगते हैं, हम बहुत सारी दवाइयों को ला सकते हैं इस तरह से, ये एक तरह से बिल्कुल सही नहीं है। और बहुत ज्यादा कह रहे हैं समटाइम्स एज स्ट्रॉन्ग सिम्टम लाइक लव और हॉर्स इज स्ट्रेस सो फार दैट क्रेडिबिलिटी ब्रेक्स। मतलब हद से ज्यादा इधर को एक तरफ को झुकाव होना एक तरह से गलत ही करेगा। बस और ये ना हाँ ऐसा इसको पूरे ये 3-4 जो लाइन है वो हाँ ऐसे है कि अगर हमको किसी एक कंक्लूजन पे निकालना है, जैसे अगर ये बताना है कि उसको हॉर्सेस बहुत पसंद है, तो हाँ हम उसके हिसाब से कहानियां ऐसा फ्रेम हाँ करने लग कि इस नतीजे पे पहुंच जाए कि हाँ भाई इसको हॉर्स बहुत ज्यादा पसंद है। यस तो ये जो फेबल्स और फोक्स जैसे कहानियां नहीं बनाते हैं, जैसे पंचतंत्र की कहानियां या जो कहानियां बना बना के सुनाते हैं अपने आप से बनाई हुई कहानियां, ये हाँ उसके कि ये जो विच हैव स्टार्टेड मेकिंग होम्योपैथी अ पार्ट ऑफ एसोप्स फेबल, मतलब इन हाँ कहानियों की हिस्सा बनती जा रही है इस वजह से होम्योपैथी। बिल्कुल वो दीपशिका, बस जो ये इस तरह के आता है ना, जो कि भाई कुछ नहीं हुआ, एक सपने को उठा के पूरा का पूरा डिस्क्राइब करके फिर उसमें नए तरीके बता देते हैं, या इसको तो देखो कोका कोला बहुत पसंद है, इसको तो ये, इस तरह की चीजों के लिए सर ने वार्न किया है कि ये स्कूल्स जो है होम्योपैथी की क्रेडिबिलिटी को भी कम करते हैं और ये कहानियां बनाते हैं सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम इसको सुन रहे थे तो हमारे दिमाग में भी मरकरी निकली, मेडोराइनम निकली, सबके निकली होगी जरूर। तो जी बड़े सर कह रहे हैं कि अक्सर यही इन कहानियों में फंस जाते हैं जनरली। जी जी दिस हैज बीन dissuading youngsters, demoralizing them and convincing them that homeopathic practice is a real difficult one and is monopoly of imaginative and हाई-फाई थिंकर्स। और इस तरह का बहुत ज्यादा बढ़ावा देना फिजिशियंस के द्वारा, सीनियर्स के द्वारा, हम्म ये यंगस्टर को कहते हैं डिसुएडिंग। डिसुएडिंग का क्या मतलब होता है दीपशिका? बस एक गलत बार रास्ते पे डाल देता है, कुछ ऐसा होगा। जी और बिल्कुल डिस और वो डिमोरलाइज भी करता और उन्हें ये हम्म, भरोसा दिखवा देता कि यार होम्योपैथी तो बड़ी मुश्किल है वास्तव में, रोक हम्म, देना। है बेटा, रोक देना। यंगस्टर्स को क्या करता है? रोक देता है, और डिमोरलाइज द होम्योपैथी प्रैक्टिस। रोकने के अलग भी है कोई इसका, एक दो वर्ड कई होते हैं साथ साथ। मना करना, रोकना। और जैसे एनकरेज करना होता है ना, वैसे उल्टा हो गया डिस्करेज करना। डिस्करेज टाइप का ये है ना। और डिमोरलाइज करता है उनको, और उनको ऐसा भरोसा हो जाता है यार होम्योपैथी तो बड़े बड़े हाई फाई थिंकर्स का काम है, हमारे बस का नहीं है, और ये तो वास्तव में बहुत ही मुश्किल है। ये हतोत्साहित कर देना, सर हतोत्साहित कर देना। हतोत्साहित, ये हतोत्साहित लिखते हैं, चलो इसको। और 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 भैया मैं आपको बताऊं, बड़े सम्मान के साथ बताऊं, बम्बई में और दूसरे दूसरे स्कूल्स में, चाहे वो पंजाब हो, चाहे सैगल स्कूल हो, चाहे कोई है, ये बहुत बड़ा अंतर है। वहां आज भी बड़े सर के ही थॉट पे चल रही है प्रैक्टिस, बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं, नहीं तो इन्हीं बड़ी बड़ी कहानियों में जाकर के दवा निकाल देते हैं। और जो न्यू कमर्स हैं भैया, वो तो फिर उनके चेहरे को देखते हैं, या तो वो ब्लाइंड वो फॉलोवर्स हो जाते हैं, या फिर वो उनके समझ में बिल्कुल नहीं आता, वहां से भाग जा। यह वन एंड वन ओनली थे सर, जो हैनीमैन साहब को प्रॉपर लेके चल रहे थे विद मियाजम, यस है ना, बिल्कुल, विद ए टू जेड, ABCD से लेके जेड। और कोई स्कूल और कोई टीचर अभी ऐसा नहीं ये देखा हमने जो कंप्लीट, हाँ, कंप्लीट लर्निंग नहीं देते। देखो वहीं से शुरुआत हो गई थी, जो उस दिन हमने बात उठाई, रिफ्रेश हुई हमें कि इनेट कैरेक्टरिस्टिक का बड़ा रूब्रिक उठा लो, और बाकी जो केस लिया आपने कि गर्मी से परेशानी, फलाने से ढिकाने, ये एलिमिनेशन कर दो, आप बिल्कुल जीरो डाउन पे पहुंच जाओगे सिंगल मेडिसिन पे। बिल्कुल अदरवाइज इसमें डेल्यूजन वो ले लो, इसको इस अम्ब्रेला के नीचे ले आओ, इसको मेटाफोरिकली वहां ले जाओ। अगर ये भाई मास्टरों का काम है, ये नीचे वाले बच्चों का काम है ही नहीं यार। तो उस ऐसे ही करा, जायसवाल सर ऐसे ही कराते थे केस, हमें याद है, ऐसे ही बोलते थे, बड़े बड़े से निकलते जाओ, फिर उसके बाद लास्ट में रूल आउट कराते थे जब कुछ बचता था तो।
हाँ, तो भैया आज भी मैं कहता हूँ बड़े सर ही ऑथेंटिक रहेंगे, आगे पूरे रहेंगे, इसलिए वो एक नेक्स्ट वन थे होम्योपैथी में, बिल्कुल। क्योंकि एक उनको बच्चों को भी अपील करेंगे और बड़ों को भी उनकी बिल्कुल। टेक्नोलॉजी। हम्म, कह रहे हैं आगे, ऑन द कॉन्ट्रारी होम्योपैथिक प्रैक्टिस इज इजी। बड़े सर कह रहे हैं जबकि दूसरी तरफ होम्योपैथिक प्रैक्टिस बहुत इजी है। ऑल दैट यू हैव टू इज टू अप्लाई ऑल योर नॉलेज ऑफ मैथमेटिका मियाजम एंड यूज ए रिपर्टरी टू गाइड यू। बड़े सर कह रहे हैं कि जो आपके पास है, ऑल दैट यू हैव, उसको अप्लाई करो, अपनी मैथमेटिका की नॉलेज को, मियाजम की नॉलेज को, रिपर्टरी को यूज करो जो आपको गाइड करे। इजी है। All that one has to know is differentiation between remedies and what symptoms to give importance to in order to reach the simlimum. All the one has to know differentiation of remedies का भी पता होना चाहिए मैथमेटिका के हिसाब से, सिम्टम्स जो इम्पोर्टेंस वाला है सिमलिमम के ऑर्डर में, उसके थ्रू उसे महत्व देते हुए आगे बढ़ो। As shown above, importance given to different set of symptoms will point out to different remedies, tarantula, mercury, medorinum, etc. Which of the above is real simlimum? अब मसला ये है कि इनमें ऊपर वालियों में कौन सी रियल सिमलिमम है। Any one of the above remedies are going to work partially, ये बात भी है। Most of such partially indicated remedies given by homeopath shows initial improvement in the symptoms and are projected and presented as fantastic cures by homeopaths all over the world. अब जो इनिशियली पार्शियल रेमेडी है वो फैंटास्टिक वर्क भी कर देती है वहां, और इस तरह से वो जो दुनिया में होम्योपैथ्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड फैंटास्टिक क्योर के रूप में प्रोजेक्ट भी कर देते हैं। अक्सर फिर ये होता है अमितपाल भाई, दीपशिका और अमित भाई, कि पहला तो बता देते हैं ये करा वो हो गया, फॉलोअप कोई नहीं बताता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फॉलोअप कोई नहीं बताता, मैंने ये दिया उसका वो हो गया, अरे भैया रुक जा आगे देख, क्यों जी? तो अक्सर यही होता है कि पहले प्रिस्क्रिप्शन के बाद एकदम रिजल्ट बढ़िया आता ही है, लेकिन मैं 100% केसेस में मैं बता दे रहा हूं, बड़े बड़ों को छोड़ के 0.5% में होंगे, कोई नहीं बताता फॉलोअप अगला। नहीं बताता जी। एग्जाम्पल बता दूं मैं आपको जी से कि इंसेनिटी के केस होते हैं, हाँ और ये लोग बेलाडोना, हायोसाइमस, स्ट्रामोनियम, फला जो हैनीमैन साहब ने देखे एक स्टेट निकाल देते हैं, हाँ उस स्टेट को सेमिनार में दिखा देते हैं, हाँ, आगे का एंटीसोरिक दिखाते ही नहीं है, ना किसी को टाइम है आगे का देखने की, ना वो दिखाना चाहते, उसी को लेके फैसिनेट होते रहते हैं हम लोग। हाँ जी। आगे कह रहे हैं बड़े सर, नो वन शोज क्योर अकरिंग अकॉर्डिंग टू हेरिंग्स लॉ, यही बात कह दी बड़े सर ने, कोई ये नहीं दिखाता हेरिंग्स लॉ के अकॉर्डिंग कैसे क्योर हुआ। द पेशेंट हु कम विद सिम्टम्स ऑफ कफ एंड नर्वसनेस, एजिटेटेड माइंड एज XYZ सिम्टम्स आर शोन एज द पेशेंट फेल्ट बेटर, जो अभी आपने कहा कि भाई वो मेंटल सिम्टम्स लेकर आया, नर्वस एजिटेटेड लेकर आया XYZ को लेकर के, और उसको तुरंत पार्शियल रेमेडी दी, बेलाडोना, वेरेट्रम, हायोसाइमस वगैरह, और पेशेंट फील बेटर कर जाता है तुरंत। Therefore the remedy was simlimum. It is more like a child's story ending in and they lived happily thereafter. और भैया फिर इसी को सिमलिमम कह दें और ये बच्चों की कहानियों की तरह इसका अंत कर दें, और फिर ये इसी के साथ खुशी खुशी जीतते रहे। बिल्कुल। नो सिम्टम, आगे करें बड़े सर, नो सिम्टम्स और डिजीज कैन डिसअपियर ऑल ऑफ ए सडन इनटू थिन एयर। कोई सिम्टम या डिजीज डिसअपियर नहीं होता अचानक हवा में। एवरीथिंग अकरिंग इन दिस वर्ल्ड हैज ए कॉज, एवरीथिंग अकरिंग इन दिस वर्ल्ड हैज ए प्रीकर्सर एंड फॉलोवर, एवरीथिंग अकरिंग इन दिस वर्ल्ड इज
a result of force and energy. As per the first law of thermodynamics and bioenergetics, the sum total of energy is constant. Energy can never be created nor destroyed. It can only be transferred from one form to another. Thus, the effect shown or manifested on any of our system like GIT or respiratory, etc., has to be due to a cause inside the body which is in the form of energy. बड़े सर फिर कह रहे हैं कि द इफेक्ट कैन चेंज लोकेशन फ्रॉम लेस इंपॉर्टेंट टू मोर इंपॉर्टेंट सिस्टम इन द बॉडी इन केस ऑफ सप्रेशन और प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज और वाइस वर्सा इन केस ऑफ क्योर. In short, every homeopath has to look out for symptoms which shall be thrown up by the organism, यानी कि patient, to assess whether it is more important or less important system or layer, and then conclude whether the remedy is right or wrong. है भैया, ऐसा करो कि आपने दवाई दी उसके बाद सिम्टम कहाँ गया, मोर इम्पोर्टेंट पे गया या लेस इम्पोर्टेंट पे गया, तब डिसाइड करो कि आपकी मेडिसिन सिमिलिमम थी या नहीं थी. देते के साथ ही रिजल्ट आते ही मत कूद दो, अगला देखो कहाँ गई है बीमारी. लेस इम्पोर्टेंट पे गई है तो सिमिलिमम, मोर इम्पोर्टेंट पे गई है तो पार्शियली सिलेक्टेड. सिंपल सी बात है. ये गुलिबल होम्योपैथ कौन होते हैं? गुलिबल और गुलिबल होम्योपैथ भोले भाले, बहुत भोले भाले. अच्छा, भोले भाले, भोले भाले लिख लेता हूं मैं भैया. भोले भाले या गोलीबाज? भोले अरे भोले भाले सर, भोले भाले, गुड. जेंटलमैन. अच्छा, आवर गुलिबल होम्योपैथ स्टार्व्ड ऑफ रिजल्ट आर रेडी टू टेक इन एनी न्यू फैंटेसी. जिन्हें रिजल्ट चाहिए, भोले भाले जो हमारे होम्योपैथ हैं, वो किसी भी फैंटेसी को एकदम तैयार हो जाते हैं अपनाने के लिए. एज ए मोड ऑफ प्रेस्क्राइबिंग विद द पेशेंट गोइंग टू डॉग्स. वर्स्ट ऑफ ऑल द रिजल्ट्स विच आर शोन आर ऑल इन द फर्स्ट टू लेयर्स. फॉर एग्जाम्पल एक्टोडर्म, एंड मोस्ट ऑफ देम आर फंक्शनल विच वुड हैव सबसाइडेड इवन अदरवाइज. जी. वर्स्ट ऑफ ऑल रिजल्ट विच आर शोन, सबसे ज्यादा वर्स्ट रिजल्ट जो है फर्स्ट टू लेयर्स में आते हैं, क्योंकि यहाँ आसानी से सबसाइड हो जाता है. हाँ भैया, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उन होम्योपैथ को जो भी नई फैंटेसी मिलती है उसके लिए तैयार रहते हैं. और उसमें भी सबसे गलत है ये कि जो रिजल्ट दिखाते हैं वो लोग, वो सिर्फ फर्स्ट टू सिम्टम में होते हैं जो अपने आप ही खत्म हो सकते हैं. हाँ, और उनके लिए बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड लेयर के दिखाते हैं ज्यादातर सेमिनार में वे. हाँ जी, हाँ. आगे अंडरलाइन कर रखी है, बड़े सर ने बहुत अच्छी कुछ बात कही होगी. कह रहे हैं ए रियल होम्योपैथ इज वन हु शोज रिजल्ट इन हायर लेवल ऑफ सप्रेशन लाइक क्रोनिक डायबिटीज, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूमर्स, कैंसर, टर्मिनल केसेस एटसेट्रा, आइदर eliciting Hering's law और शोइंग कंपनसेटरी क्योर. बड़े सर ने रिमार्क दे दे, एक वास्तविक होम्योपैथ वो होता है जो हायर लेवल ऑफ सप्रेशन के केसेस में रिजल्ट दे, क्रोनिक डिजीज में, जैसे क्रोनिक डायबिटीज में, ट्यूबरकुलोसिस में, ट्यूमर्स में, कैंसर में, टर्मिनल केसेस में, और उन्हें दिखाए हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर के हिसाब से, या फिर कंपनसेटरी क्योर दिखा दे कि भाई यहाँ तक ही सही होना था प्रकृति के रूप से. ऐसे तो कहीं भी हम सेमिनार में बात करते हैं या कहीं भी जाते हैं, हमें ये देखना चाहिए कि कौन सी लेयर के डिजीज दिखा रहे हैं ये स्टेज पर खड़े हुए, और दिखा रहे हैं तो इनका रिवर्सल कैसे कैसे दिखा रहे हैं, इनमें हेरिंग्स लॉ के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे. अब बड़े सर कह रहे हैं कि इन द अबव केस आई. हाँ भैया, यहीं रुक लें. हाँ, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है, पेज अभी 2-3 है. अच्छा, हाँ अभी 2-3 है, अभी केस ये लंबा है, तो यहीं रुकते हैं 108 पेज पे भैया. और बड़ा अच्छा सा समझ कर दिया सर ने कि भैया असली होम्योपैथ वो है जो क्रॉनिक केस में रिजल्ट दे अकॉर्डिंग टू हेरिंग्स लॉ. हाँ जी, चलो ठीक है भैया. सबसे बड़ी बात यही होती है कि
जैसे डॉक्टर हैनीमैन साहब ने कहा था ना कि व्हाट इज द मिशन ऑफ फिजिशियन। फिजिशियन का मिशन ये नहीं है कि वो नई नई कहानियां बना के नई नई थ्योरीज और नई नई वो करे। सर का कहना यही है कि आपने खाली एक सिम्टम या दूसरे सिम्टम को इस तरह के से एग्जेजरेट कर देते हैं लोग बाग के उसकी जो है नई चीज बना देते हैं बिल्कुल कि हाँ हम तो देखो इस पे प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, हम इस पे प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हमारे को प्रेस्क्राइब किस पे करना है? पेशेंट के बेसिक नेचर और उसकी डिजीज पर। जो हैनीमैन साहब ने जो वो दिया था फॉर्मेट, बिल्कुल। उससे बिल्कुल नहीं हटे सर। और सर कह रहे हैं कि हाँ। यही रियल है। हाँ चलो जी, ठीक है भाई, सबको नमस्ते, ठीक सबको है। राम राम, सबका धन्यवाद। राम राम। राम राम राम, राम अगले मिलते हैं अगले साल जी। राम राम जी सबको। जी जी बहुत राम राम, राम राम भाई, सर। राम राम जी, राम राम भाई, राम राम भाई, राम राम जी, राम राम भाई, राम राम सर। राम राम साहब, राम राम जी।